हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज आप लोगों की क्लास जो है वीडियो के माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना महामारी के कारण से इस समय ऑफलाइन क्लासेस या आपके जो स्कूल जो है बंद चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन आमने सामने बैठ कर के जो है पढ़ना पढ़ाना संभव नहीं है। तो इस वजह से जो है अपने को इस प्रकार की क्लासों को लेना पड़ रहा है। और ये मतलब एक तरह से कहा जाए कि अपन लोगों की, आप लोगों की और मेरी दोनों की मजबूरी। तो फिर भी जितना वीडियो के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं उतना हम जो है बताने का प्रयास करते हैं इसमें। तो अपना पहला इसका जो चैप्टर आ रहा है वो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। यानी अपन जो है इस चैप्टर के अंतर्गत रसायन विज्ञान की कुछ जो है सामान्य जानकारियों को, सामान्य बातों का अपन जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात अपन के यहाँ पर यह आती है कि जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान। बेटा इस रसायन विज्ञान का अर्थ क्या होता है? देखिए, रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा होती है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अब पदार्थों के अध्ययन के अंतर्गत कई सारी बातों का अध्ययन आता है, जैसे पदार्थों का संघटन, फिर उनके भौतिक गुणधर्म, फिर रासायनिक गुणधर्म, उनके उपयोग। तो ये सारा का सारा अध्ययन जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, रसायन विज्ञान का मतलब है विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य अथवा पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य यानी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। अब द्रव्य में किस चीज का अध्ययन करना है? द्रव्य का संघटन क्या है, उसके भौतिक गुणधर्म क्या है, उसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, और उस पदार्थ का हमारे लिए क्या उपयोग है, क्या हम उसको और उपयोगी कार्यों में उसको काम में ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा अध्ययन जो होता है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब बेटा रसायन विज्ञान की भी कई सारी शाखाएं होती हैं, और जैसे रसायन विज्ञान की शाखाओं में आपका कार्बनिक रसायन होता है, फिर अकार्बनिक रसायन होता है, भौतिक रसायन, जैव रसायन, वैश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन। तो इस तरह से रसायन विज्ञान जो है उसके अंतर्गत अपन कई प्रकार की शाखाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपके 12वीं के स्तर तक, 11वीं और 12वीं के स्तर तक मुख्य रूप से अपन जो है यहाँ पर इन 3 रसायनों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन
भौतिक रसायन, ये तीन मुख्य जो अपने को अध्ययन करना है। यूं तो अध्ययन जो है इनमें से भी होता है, लेकिन इनका भाग जो है काफी कम मिलेगा आपको। मुख्य रूप से जो अपन अध्ययन करेंगे वो इन तीन रसायन का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला इसका रसायन मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला इसका नाम आ रहा है यहाँ पर कार्बनिक रसायन। देखिए, कार्बनिक रसायन का अर्थ होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए। अब बेटा, एक कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिकों का अर्थ होता है हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले यौगिक। आप लोगों ने 10वीं क्लास में हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन किया हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने हुए यौगिकों को हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम कार्बनिक रसायन कह सकते हैं। और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होने वाले यौगिक, उनको हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक। फिर बेटा दूसरे नंबर पर आता है आपका अकार्बनिक रसायन। देखिए, प्रकृति में यौगिकों को हम दो ही वर्गों में बांटते हैं। या तो यौगिक होता है कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व होता है आपका कार्बन और हाइड्रोजन। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इस प्रकार के तत्व भी साथ में हो सकते हैं। लेकिन जो मुख्य तत्व होते हैं कार्बनिक यौगिकों के, मुख्य तत्व होते हैं आपके दो, कार्बन एवं हाइड्रोजन। ये तो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, लेकिन ये दो तत्व आपको 100% कार्बनिक यौगिक के अंदर मिलते हैं। फिर अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन का अर्थ होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए। अभी अकार्बनिक यौगिक क्या है भाई? कार्बनिक यौगिकों को अगर छोड़ दिया जाए तो कार्बनिक यौगिकों के अलावा प्रकृति में जितने भी यौगिक हैं वो सारे के सारे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक मतलब जो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न ना हो, जो ना तो हाइड्रोकार्बन हो और ना ही हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हो, उनको हम क्या मानेंगे? अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, और अकार्बनिक यौगिकों का मतलब होता है जो ना तो हाइड्रोकार्बन हो और ना ही हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हो, उन यौगिकों को हम जो है अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, तीसरे नंबर पर आता है बेटा भौतिक रसायन। देखिए, भौतिक रसायन के अंतर्गत हम द्रव्यों की संरचना का अध्ययन करते हैं और उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की भौतिक गुणों के आधार पर व्याख्या करते हैं। भौतिक रसायन के अंतर्गत द्रव्य की संरचना का अध्ययन होता है और उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की व्याख्या भौतिक गुणों के आधार पर की जाती है। ये होता है बेटा भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायनों में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, भौतिक रसायन में द्रव्य की संरचना का अध्ययन और उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की व्याख्या उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर की जाती है। इसके बाद में आती है बेटा जैव रसायन। जैव रसायन के अंतर्गत सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारी श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया के अंतर्गत बहुत सारे रासायनिक प्रक्रम होते हैं, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। पाचन क्रिया होती है, पाचन के अंतर्गत बहुत सारी रासायनिक क्रिया होती है। तो ये सारी रासायनिक क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो आपके जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है आपका वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन जो होता है इसके अंतर्गत दो प्रकार का अध्ययन होता है। एक तो होता है गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, और दूसरा होता है मात्रात्मक
विश्लेषण। गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण, दो प्रकार का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए बेटा, गुणात्मक विश्लेषण का मतलब होता है किसी पदार्थ की उपस्थिति की पहचान करना, कि कोई पदार्थ मौजूद है या नहीं है। जैसे अपन किसी पदार्थ को लें और उसमें अपन निर्धारित करें कि कार्बन उपस्थित है या नहीं है। अगर कोई पदार्थ की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है तो उपस्थिति के अध्ययन को कहा जाता है यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण। पदार्थ की मौजूदगी का पता लगाना, ये तो आता है गुणात्मक विश्लेषण में। और पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करना आता है आपका मात्रात्मक विश्लेषण। तो वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत दो प्रकार का विश्लेषण होता है, गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाया जाएगा कि पदार्थ उपस्थित है अथवा नहीं है। लेकिन मात्रात्मक विश्लेषण में हम पदार्थ की मात्रा का पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर कैल्शियम लवण की मात्रा का निर्धारण, कैल्शियम लवण मौजूद है या नहीं है, पानी में कैल्शियम लवण मौजूद है या नहीं है, यह तो आएगा गुणात्मक विश्लेषण में। और कैल्शियम लवण कितनी मात्रा में मौजूद है, यह बात आती है आपकी मात्रात्मक विश्लेषण। इसके बाद में आता है बेटा औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन जो होता है ये उद्योगों में होने वाली क्रियाओं से संबंधित होता है। उद्योगों के अंतर्गत जो रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उन रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। उद्योगों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को और अधिक उन्नत किस प्रकार से बनाया जा सकता है जिससे कि लागत में कमी आए, पर्यावरण में प्रदूषण कम से कम, इस प्रकार का अध्ययन जो है वो आपका औद्योगिक रसायन के अंतर्गत होता है। जैसे आपकी सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है, तो सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट का उत्पादन किस प्रकार किया जाए कि लागत में भी कमी हो, बनने वाले सीमेंट की गुणवत्ता अधिक प्रकार हो। रंग पेंट उद्योग है, तो रंग पेंट उद्योग में बनने वाले रंग पेंट की लागत कम होनी चाहिए, गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, प्रदूषण कम से कम होना चाहिए। इन सब बातों का जो अध्ययन होता है वो जो है औद्योगिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है बेटा कृषि रसायन। कृषि रसायन का वर्तमान में हमारे जीवन में बड़ा भारी महत्व है। आप देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और तेजी के साथ बढ़ती हुई इस जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति कृषि के माध्यम से होती है। और वर्तमान में जो कृषि की जा रही है वो सारी की सारी कृषि रसायनों पर आधारित, अधिकांश कृषि जो है रसायनों पर आधारित होती है। उसमें अपन जो है फसलों के उत्पादन से लेकर के फसलों को सुरक्षित रखने तक हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। जब फसल को बोया जाता है, बीजों को बोया जाता है, तो बीजों को बोने से पहले उसमें रसायन मिलाया जाता है जिससे उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, जल्दी उनका अंकुरण हो जाए। इसके लिए अपन उनमें रसायनों का प्रयोग करते हैं। फसल धीरे धीरे उगने लगती है, फसलों पर रोगों का आक्रमण ना हो, उसके लिए फसलों पर विभिन्न प्रकार के जो है दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। फिर जब फसल आपकी तैयार हो जाती है, फसल को अपन गोदामों में सुरक्षित रखते हैं, तो गोदामों में सुरक्षित रखने के लिए भी वहां पर भी अपने को कई प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब कृषि के क्षेत्र में जो है अपन बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग फसलों को उत्पन्न करने में, उत्पादन में वृद्धि करने में, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपन कई प्रकार के उर्वरक काम में लेते हैं। तो वो उर्वरक, ये सारे के सारे पदार्थ जो है आपके रसायन विज्ञान की देन। तो इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्व होता है। फिर कृषि के दौरान या खेती के दौरान कई प्रकार के जो है खरपतवार उत्पन्न हो जाते हैं। उन खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी अपन कई प्रकार के जो है दवाओं का छिड़काव करते हैं। तो वो दवाएं भी आपकी रसायन विज्ञान की देन। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार से रसायन विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है बेटा नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन जो है इसका भी वर्तमान में बहुत बड़ा महत्व है। अपने देश की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के नाभिकीय हथियार बनाए जाते हैं, परमाणु बम बनाए गए हैं, हाइड्रोजन बम बनाए गए। तो ये इसमें नाभिकीय रसायन का योगदान होता है। फिर कैंसर की चिकित्सा में
कई प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो इन पदार्थों का अध्ययन भी आपका नाभिकीय रसायन के माध्यम से किया गया। तो इसके अलावा अपन ऊर्जा उत्पादन के लिए भी अपन नाभिकीय पदार्थों पर निर्भर है। जैसे अपने कोटा में परमाणु बिजली घर में बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ पर भी जो है नाभिकीय रसायन की जानकारी का प्रयोग जो है किया जाता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान जो है ये आपका कई भागों में बांटा गया है और इसका प्रत्येक भाग हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है और ये जो है हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान देता है। तो रसायन विज्ञान अपन ने अभी जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ी रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा मैंने बताया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ अर्थात द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ अर्थात द्रव्य का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। द्रव्य के अंतर्गत अपन द्रव्य का संघटन, द्रव्य के भौतिक गुण, द्रव्य के रासायनिक गुण और उसके उपयोगों का अध्ययन करते हैं। फिर रसायन विज्ञान को हमने कई भागों में वर्गीकृत किया है। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, वैश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन और नाभिकीय रसायन। और प्रत्येक रसायन का हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से योगदान होता है। अब देखिए अपन बेटा इसमें आगे अगला जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है प्रकृति में उपस्थित कोई भी पदार्थ, प्रकृति में या ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी पदार्थ जिसमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। निश्चित द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे उसे हम द्रव्य कहते हैं। एक तो इसमें शर्त हुई निश्चित द्रव्यमान और स्थान घेरना। तो प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी पदार्थ जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम जो है द्रव्य कहते हैं। अब हमें इस चैप्टर में इसके आगे जो है द्रव्य का वर्गीकरण का अध्ययन करना है। तो बेटा द्रव्य का जो वर्गीकरण है ये दो प्रकार से किया जाता है। एक तो वर्गीकरण किया जाता है इसमें भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा होता है रासायनिक गुणों के आधार पर। द्रव्य को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण होता है, एक उसका जो है रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण होता है। भौतिक गुणों के आधार पर हम द्रव्य को उसकी तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत कर देते हैं। एक तो होता है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रवावस्था और तीसरा आता है बेटा गैस अवस्था। भौतिक गुणों के आधार पर हमने द्रव्य के तीन भाग किए, ठोस अवस्था, द्रवावस्था
और गैस अवस्था। यानी द्रव्य की 3 अवस्थाएं हो गई, ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है और गैस अवस्था। और रासायनिक गुणों के आधार पर हम द्रव्य को 2 भागों में बेटा बांटेंगे। एक तो होते हैं मिश्रण और एक होते हैं शुद्ध पदार्थ। रासायनिक गुणों के आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण में इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में, तत्व एवं यौगिक। तो इस तरह से बेटा ये अपन द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं। इसमें अपन एक एक बिंदु को जो है अपन इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य का अर्थ होता है प्रकृति में या ब्रह्मांड में मिलने वाला कोई भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान भी हो और जो स्थान को भी घेरे। द्रव्यमान भी होना चाहिए और स्थान को भी घेरे, ऐसे किसी भी पदार्थ को हम कह सकते हैं द्रव्य। फिर द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को उसके भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। अगर हम भौतिक गुणों के आधार पर अध्ययन करते हैं तो द्रव्य जो है 3 रूपों में मिलता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। जबकि रासायनिक गुणों के आधार पर जो द्रव्य होता है वो 2 रूपों में होता है, मिश्रण के रूप में और शुद्ध पदार्थ के रूप में। मिश्रण के भी 2 प्रकार, समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। जबकि शुद्ध पदार्थ जो होता है ये 2 रूपों में होता है, तत्व और यौगिक।